हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 2 एग्जाम के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 19 तारीख का पेपर को, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग अभी आपको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 17 जनवरी का पेपर और 18 जनवरी का पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 19 तारीख का पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सभी लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि इस बार जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम होगा, वो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग आपका पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए होंगे, यानी आप इंटर लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे या फिर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई किए होंगे, तो अब आप लोगों का सीबीटी 2 का पेपर अलग अलग आपका यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, कई सारे लोगों को कमेंट आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो, पहले जो आपका एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आई थी 2015 में, उस वक्त ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। वहां पर केवल ग्रेजुएट लेवल के लिए वैकेंसीज आती थी, तो वहां पर सीबीटी 1 भी कॉमन होता था और सीबीटी 2 भी कॉमन होता था। जैसे कि आप लोग देखोगे भी तो पेपर में लिखा रहता है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। बात समझ रहे हो? मगर इस बार जैसे कि आपको पता होगा, इस बार इंटर लेवल के लिए भी वैकेंसीज आई थी और ग्रेजुएट लेवल के लिए भी वैकेंसीज आई थी। तो इस बार सीबीटी 1 तो कॉमन था सभी लोगों के लिए, मगर सीबीटी 2 अलग अलग आपका होगा। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, आप लोग बस उसी तरीके के क्वेश्चन की आप लोग बस प्रैक्टिस करना। ये चीज़ मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग को ये लगता है कि अगर वो इंटर लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उनका कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कंपटीशन आपके पोस्ट वालों से ही यहाँ पर होने वाला है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए अच्छे से बस प्रैक्टिस करो। हालांकि मैं आपको आने वाले दिनों में हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप इंटर लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई करो या ग्रेजुएट लेवल के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करो, हर एक लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर मैं सेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, काफ़ी लंबे समय बाद मैं दोबारा से यूट्यूब पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि अगर मैं किन्हीं लोगों का भी अगर कोई कमेंट या फिर मैसेज का अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा से आप लोगों के लिए यूट्यूब पे एक्टिव रहूँ। तो बस मैं आप लोगों से बस यहाँ पर इतना चाहता हूँ कि अब तक अगर आप लोगों का सपोर्ट था मेरे ऊपर चैनल पर, तो आप लोगों से मैं दोबारा से आप लोगों से चाहता हूँ कि इसी तरीके से सपोर्ट आप लोग बना के रखो, ताकि आने वाले समय में मैं और आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बना के रखो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या आते हैं। फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे कि आपको पता होगा, सारे क्वेश्चन आपको पहले खुद से ट्राई करना होता है। और मेरा मोस्टली वीडियो आप लोग जानते होंगे, सारा वीडियो मेरा रिकॉर्डेड होता है, जिससे आप लोग अपना समय बचा सकते हो। जितना भी आप समय बचा सको पॉज फॉरवर्ड करके, ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन एक पूछा गया था, सिंप्लीफाई करना था आपको। ऐसे क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं पेपर में। सॉल्व करते हैं हम लोग। ये देखो, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2x हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये आपका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस होगा, 3 और 3 9x हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, -2x और -9x, ये क्या हो जाएगा -11x। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो जितने भी लोगों को ऑप्शन नंबर सेकेंड है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर। आपसे पूछा है कि आरोही क्रम में बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन अभी भी आपके सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं, और आपको पता होगा अभी 7th फेस वालों का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है। तो बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। और आपका सीबीटी 2 में ऑलरेडी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। मैंने बताया इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको अप्रोक्स वैल्यू भी अगर आप निकाल पा रहे हो तो आप जल्दी से बता पाओगे। यहाँ पर देखो 17/24 है, 17/24 देखो 17/24 है। 17/24 का अगर आप निकालोगे अप्रोक्स वैल्यू, तो आपको पता है 170, यानी पॉइंट लगा दोगे तो 170/24। 24 का टेबल अगर आप 7 बार गुना करोगे तो 24 गुना 7 168, यानी 0.7 अप्रोक्स हो रहा है। और 68 2 यानी 0.70 अप्रोक्स हो जा रहा। 3/4 का वैल्यू हम सभी को पता है 0.75 होगा, और 2/3 का वैल्यू सभी को पता है 0.6666 होता है। अब सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा है, 2/3 ही है। अब यहाँ पर ऑप्शन का हेल्प लोगे तो ये और ये तो कभी होगा नहीं। अब आपको पता सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या होगा, 3/4 होगा, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो जैसा भी तरीका लगे, बस जल्द से जल्द बनना चाहिए। बात समझ गए? अगर आप बहुत चीजें नहीं समझ पा रहे हो तो करो, बट जब चीजें समझने लगोगे तो आपको उतना भी कुछ करने का जरूरत नहीं होता। मैं बार बार बताता हूँ। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते फिलहाल। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्या बोला है, एक कक्षा की परीक्षा में एक छात्र ने 25 में से 8 अंक प्राप्त किए, प्रतिशत में छात्र का अंक ज्ञात करें। यानी सिंपली क्या बोला है कि कोई क्लास में कोई लड़का 8 मार्क्स लेके आ रहा है आउट ऑफ टोटल 25 मार्क्स में, तो आपसे उसका परसेंटेज के टर्म में पूछा है। तो परसेंटेज के टर्म में पूछा मतलब सिंपली आपको 100 के टर्म में पूछ रहा है कि वो कितना परसेंटेज लाया है। तो 8 मार्क्स लाया है आउट ऑफ 25, तो परसेंटेज में आपको बताना है सिंपली 25 से काटोगे 4 यानी 8 चौके 32, यानी 32% वो लाया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था स्टैटिस्टिक्स से, द मोड ऑफ द डाटा यानी आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन है, ठीक है। एवरग्रीन मतलब क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मोड बताना है। तो कोई भी आंकड़ों में अगर आपको बहुलक ज्ञात करना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी डेटा में सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट करेगा वही क्या होगा, उस डेटा का बहुलक कहलाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन को पकड़ के देखो या जैसे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर देखोगे 5, इस डेटा में 5 कितना बार रिपीट हो रहा है, केवल एक बार। 8 को देखोगे तो यहाँ पर एक ही बार रिपीट हो रहा है। 4 को देखोगे तो कितना बार रिपीट हो रहा है, एक, और 2 2 बार रिपीट हो रहा है। 3 को देखोगे तो एक बार रिपीट हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, 4। यानी इस डेटा का जो बहुलक होगा यानी मोड होगा वो कौन होगा, 4 होगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उनका एलसीएम भी दे रखा है, आपसे उसका एचसीएफ पूछा है। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी, यही सब क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं। ये सब नंबर सिस्टम का एवरग्रीन क्वेश्चन है जो अभी सीबीटी 1 में कितना बार पूछा जा चुका है, आप लोगों को भी पता होगा, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि किसी भी दो नंबर, ठीक है, किसी भी दो नंबर का एलसीएम, ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम और उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या होता है, उन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है, यानी दो नंबर का एलसीएम और उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो उन्हीं दो नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर बेस क्वेश्चन आपके हर बार बनते हैं। तो बस सॉल्व करो, दो नंबर का गुणनफल दे रखा है आपको और एलसीएम भी दे रखा है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो मैं इसको हटाता हूं, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट आपको पहले से दे रखा है 2664 और ये आपको दे रखा है 74, आपको निकालना है एचसीएफ। अब देखो बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये चीज तो केवल करके मैं दिखा रहा हूं। आप यहाँ पर यूनिट डिजिट का भी हेल्प ले सकते हो, ऑप्शन का हेल्प लेके। यहाँ पर देखो 4 है, ऑप्शन देखेंगे तो ये तो कभी नहीं होगा आंसर, क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या जाएगा 5 गुना 4 0, यानी ये 0 तो आपको दिख ही नहीं रहा, यानी कभी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ये देखो 4 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, जो कि ये तो 6 है ही नहीं, यानी ये भी नहीं हो सकता इसका आंसर, ना ये हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो सकता है। देखो ऑप्शन से भी इलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर बोला एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में प्रति वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपए का निवेश करती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा, बताओ। कंफ्यूज मत होना, आराम से बनाना। यहां पर सिंपली क्या बोल रहा है कि कोई महिला है, प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में वो 5% का चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपए का निवेश करती है, तो दूसरे वर्ष के एंड में कितना राशि हो जाएगा, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में भी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है ना। मगर एक चीज आपको यह भी पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। बोलो पता है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहला साल का जो इंटरेस्ट होता है वो बराबर होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, ब्याज में भी ब्याज लगने लगता है। बात समझ गए। तो यहां पर भी अब आप सिंपली अगर आप देखोगे तो पहला साल और दूसरा साल, ये मान लो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, महिला हर साल वो 100 रुपए का निवेश कर रही है, यानी ये 100 रुपए का पहला साल में निवेश किया और दूसरा साल भी आपका 100 रुपए का निवेश किया है। अभी मैंने इंटरेस्ट नहीं लिखा है, जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा मैं कर रहा हूं। और दूसरा साल का एंड में आपसे पूछा राशि कितना हो जाएगा। अब आप सिंपली बना सकते हो, पहला साल में अगर वो 100 रुपए निवेश कर रही है तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा, 5% के रेट से, तो 5 रुपया होगा। 100 का 5% 5 रुपया होगा। बात समझे। आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि दूसरा साल अब आपका प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, 100 और 5 105 बन जाएगा प्रिंसिपल। अब इसका 105 का आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। बात को समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
या फिर आप ब्रेक करके ही बना लो। तो 100 का इंटरेस्ट पहला साल का कितना होगा, 5 रुपया होगा, और दूसरा का साल जब आप निकालोगे मतलब दूसरा साल के एंड में, तो 5 रुपया और इंटरेस्ट होगा। और ये 100 रुपया का फिर जब आप दूसरा साल में जो इन्वेस्ट होगा, इसका जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो 5 रुपया और होगा, और इस 5 रुपये का इंटरेस्ट और लगेगा, क्योंकि मैंने बताया ना चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज। तो 5 रुपये का 5% जब रेट निकालोगे तो और क्या ब्याज होगा, 0.25, यानी ये टोटल राशि हो जाएगा। यानी 100 कितना हो जाएगा, 200, 5, 10, 15, यानी 215.25 ये होगा इसका टोटल रुपया। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है सभी लोगों को? मैंने एक एक चीज तोड़ तोड़ के आपको बताया है, या फिर अगर आप ऐसे भी समझ सकते थे, यहाँ पर आप समझ सकते यही अब आपका प्रिंसिपल का तौर पे काम करेगा। तो इसका 5% निकाल लो और इसका 5% और होगा क्या, 5। बात समझे? घुमा फिरा के वही आंसर आने वाला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अक्षत और लोकेश से दोगुना अच्छा टाइपिस्ट है और साथ मिलकर वो 7 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं, तो लोकेश अकेला कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा? तो देखो सिंपल, ये अक्षत हो गया और ये लोकेश हो गया। क्या बोला है कि अक्षत लोकेश से दोगुना अच्छा टाइपिस्ट है, इसका मतलब समझ रहे हो, ये डबल इफिशियंट है उसका। यानी अगर लोकेश अगर 1 यूनिट काम करेगा तो अक्षत कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में पहले से कि दोनों मिलकर अगर 7 दिन में काम को खत्म कर सकता है, तो इसका मतलब अगर अक्षत 2 यूनिट काम करेगा तो ये 1 यूनिट काम करेगा, तो दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर पाएगा, दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर पाएगा, 3 यूनिट काम कर पाएगा। और 3 यूनिट जब मिलकर काम करेगा तो 7 दिन में कोई काम को खत्म कर पा रहा है, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, 7 गुना 3, यानी टोटल काम कितना हो गया, यानी फिर टोटल कितना यूनिट हो गया, 21 यूनिट। यही मेरा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। बात को समझो। तो आपसे पूछा है लोकेश अकेला कितने दिनों में कार्य को खत्म करेगा, तो लोकेश तो 1 दिन में काम को खत्म, मतलब 1 यूनिट कर पा रहा है ना, तो 21 यूनिट को करने में कितना दिन लगाएगा, 21/1, यानी 21 दिन लगेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, सिंपल। 18 पुरुष अगर 25 दिन में एक टैंकर का निर्माण किया, ठीक है, निर्माण करा, इस टैंकर को बनाने में 10 पुरुष को कितने दिन लगेंगे? तो सीधा सीधा M1D1 कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप लोग। यहाँ पर कभी भी ध्यान दे देना कि भाई जो वर्क है वो क्या सेम है, तो जी हाँ, यहाँ पर वर्क आपका सेम है। तो यानी आपका जो वर्क होगा, क्योंकि वर्क भी कई सारे लोग गलती कर देते हैं, वर्क कभी कभी अलग होता है और वो यही कॉन्सेप्ट के साथ चल जाता है तो गलत हो जाता है। वर्क यहाँ पर सेम है क्योंकि उनको टैंकर का ही निर्माण करना है दोनों जगह, तो वर्क दोनों जगह 1 1 है, तो ये ऐसे भी कट जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी 18 पुरुष 25 दिन इक्वल टू 10 पुरुष डेज। तो ये आप निकालोगे तो 10 5 से काटोगे तो 2 बार में, ये 5 बार में, ये 2 से काटोगे तो 9, तो 9 गुना 5 45। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी घंटा भी दे दिया जाता है, तो H1 भी लग जाता है, H2 भी लग जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक स्कूल में कुल 200 छात्र है जिनमें 3/10 लड़के हैं, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या बोला है, अगर 200 टोटल स्टूडेंट है, उसमें बोला है कि 3/10 लड़के हैं, तो 3/10 मतलब समझ आ रहा है? देखो ये बहुत बड़ा चीज है जो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। मैंने बताया था एक फ्रैक्शन का, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि देखो फ्रैक्शन का मतलब समझ आता है कि फ्रैक्शन का मतलब वो क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पर बताना चाह रहा है कि 3/10 लड़के हैं, यानी ये हो गया टोटल स्टूडेंट हो गया, और उसमें से 3 लड़के, यानी टोटल स्टूडेंट अगर 10 है तो 10 में 3 लड़के हैं, तो बचे कौन, बचे आपके कितने, 7। तो ये कौन होंगे, लड़कियां होंगी। यानी 10 में टोटल अगर 10 में 3 लड़के हैं तो 7 क्या होंगे, लड़कियां होंगी। तो वही पूछा कि लड़कियों की संख्या बताओ। अब आप समझ सकते हो, यानी यही 10 किसके बराबर है, 200 के बराबर है। यानी ये 10 यूनिट 200 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 20। तो 7 यूनिट का वैल्यू बताना था, यानी 140। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। आपको यही चीज मैं बताना था, अगर ये 3/10 अगर आपका लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, 7/10 होंगे। आप जैसा चाहो वैसा बनाओ, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ आप वैसे ही बनाओ। तो उसमें से 7/10 क्या होंगे, लड़कियां होंगी। तो 200 का 7/10 निकालोगे तो भी 140 ही यहाँ का घुमा फिरा के। एक क्वेश्चन ये आपको सिंप्लीफाई करना था, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 7 का पावर में यहाँ पर क्या है, ये 2 है, ये डिवाइड है, और ये देखो ये 7 का पावर में क्या 1/2 है, ठीक है। 7 का पावर में 1/2 है, ये 1/2 बोलो या 0.5 बोलो, बात बराबर है। आपको पता है ये क्या हो जाएगा, पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.5 × 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.5 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी पॉइंट मतलब 2.20 होगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
यानी सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा 7 के पावर में 2 और डिवाइडेड क्या है 7 के पावर में 2। तो ये दोनों एक दूसरे को भाग दोगे तो बचेगा क्या 1 ही बचेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और सॉरी ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया फिर से। एक क्वेश्चन ये वाला, इसको देखो जल्दी से सॉल्व करो। यहाँ पर क्या बोला, यदि कॉट एक्स आपको दे रखा है, आपसे पूछा सेक एक्स प्लस कॉस एक्स का मान क्या होगा। यानी सिंपली हम सभी लोगों को पता है कि कॉट एक्स होता है क्या है बी बाई पी, यानी आधार बटा लंब होता है, जो कि दे रखा है 5/12 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब डायरेक्ट सेक एक्स प्लस कॉस एक्स का मान बताना है, तो सेक एक्स क्या होगा कॉस एक्स का उल्टा होगा, यानी क्या हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स क्या होगा साइन एक्स का रिवर्स होता है, यानी ये क्या हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में क्या है एच एच है, डिनोमिनेटर में क्या है बी और पी है, तो डायरेक्ट आप देख सकते हो बी और पी, यानी 12 गुना क्या हो जाएगा 12 गुना 5 यानी 60 हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन का देखेंगे तो ये इसका आंसर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 13 गुना 12 यानी 156 और 13 गुना 5 65, यानी 156 और 65 कितना हो जाएगा 6 5 11 और 2 और 2 यानी 221/60, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, श्री आयुष ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 रुपए का ऋण लिया, 2 वर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यानी सिंपली क्या बोला है 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। तो हम सभी को पता है 5% का 2 साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप काउंट करोगे तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 10.25% होगा। यही मेरा 2 साल का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और यही मेरा उसका क्या होगा 3,000 का ब्याज होगा उतना। बात समझे। डायरेक्ट आपको मैंने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट आप सक्सेसिव निकालना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना में आप कुछ करने लगे फॉर्मूला लगाने लगे तो फिर समय बीत जाएगा। तो बस ये आपको सक्सेसिव भी आप जानते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट आपका a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 फॉर्मूला होता है। ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ पता होगा लगभग लगभग, ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10.25% निकाल दो, वही मेरा क्या होगा ब्याज होगा। तो 3,000 का जब आप निकालोगे 10 पॉइंट, ठीक है, ये 10.25% है। ध्यान दीजिएगा 10.25% है, तो पहले तो 10% कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। अब 0.25% निकालेगा तो 2 जीरो खत्म, यानी 25 गुना 3 कितना हो जाएगा 750 यानी 7.5, यानी कितना हो जाएगा 307.5, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। लिखा है कि पानी से भरे एक गिलास के में 2 छेद है, अकेला पहला छेद इस गिलास को 9 मिनट में खाली करता है और अकेला दूसरा छेद गिलास को 3 मिनट में खाली करता है। यदि पानी एक स्थिर दर पर बहता है तो दोनों छेद को एक साथ गिलास खाली करने में कितना मिनट लगेंगे। तो डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको बस एक गिलास में पानी का छेद में से पानी निकल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। अभी CBT 1 का जो पेपर चल रहा था इसी तरीके के क्वेश्चन थे कि पंचर वाला था कि 1 मिनट में इतना हवा निकल रहा है, दूसरे मिनट मतलब दूसरा पंचर से उतना हवा निकल रहा है उतने मिनट में। कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, बस चीज़ों को घुमा घुमा दिया जाता है। यहाँ पर भी देखो गिलास से पानी लीक हो रहा है, तो आपको पता है अगर ये 9 मिनट में खाली कर सकता है, ये 3 मिनट में खाली कर सकता है, तो मान लो ये आपका ये 9 में खाली कर रहा है, ये 3 में खाली कर रहा है, तो टोटल आप कितना यूनिट ले लोगे वर्क, तो इनका एलसीएम ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका 1 यूनिट खाली कर रहा है हर मिनट और ये आपका 3 यूनिट खाली कर रहा है हर मिनट। आपको बोला है कि दोनों छेद जब एक साथ ग्लास खाली करे तो कितना मिनट लगेगा, तो टोटल खाली करना है 9, यानी ये 9 ही तो वॉल्यूम है ना, तो 9 को खाली करने में कितना मिनट लगेगा। ये 1 खाली कर रहा है, ये 3 यूनिट खाली कर रहा है, यानी मिलकर 4 यूनिट खाली करेगा, तो 9/4। तो 9/4 बोले तो कितना हो जाएगा 2 1/4, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया है, चतुर्थ अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो सिंपली आप चौथा जो आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, मैं मान लेता हूँ कि वो फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स होगा। तो हमको पता है कि 14/28 का रेशियो 21/x के रेशियो के बराबर होगा, यानी इसका जो रेशियो होगा वो इसका रेशियो के बराबर होगा, और यही मेरा क्या फोर्थ प्रोपोर्शनल है। आप सॉल्व कर सकते हो, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 इंटू 21/4 हो जाएगा 14 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 7 से तो 2 बार में, ये 3 बार में, 2 से काटोगे 14,
यानी 14 गुना 3 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक इंटरनेट बिल का लागत 2 मिनट 30 सेकंड के लिए 6 रुपए है, तो 3 मिनट 20 सेकंड के लिए रुपए में इस बिल का लागत कितनी होगी, बता दो। अब ये भी सब यूनिटरी मेथड है, मतलब यूनिटरी मैथ है। अगर बोल रखा है कि कोई इंटरनेट बिल की लागत 2 मिनट 30 सेकंड के लिए 6 रुपए लग रहा, तो 3 मिनट 20 सेकंड के लिए कितना रुपए लगेगा। तो मैं सिंपली समझ पा रहा हूँ कि 2 मिनट बोले तो कितना, 1 मिनट पर 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, यानी 120 सेकंड प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा, 150 सेकंड। मैं सीधा सीधा ये समझ पा रहा हूँ कि 150 सेकंड का 6 रुपए लग रहा, तो आपसे पूछा है कितना का, 3 मिनट 20 सेकंड का, यानी 200 सेकंड का पूछ रहा है, कितना रुपया होगा। सिंपली आप नहीं बना लोगे यूनिटरी मेथड से, तो मैं इसको हटाता हूं। आपको पता चल चुका है कि 150 सेकंड का रुपया 6 रुपए लग रहा है। ठीक है, 6 रुपया बोलो या 600 पैसा बोलो, जैसा भी आप समझ पाते हो, तो 6 रुपए लग रहा है। तो 1 सेकंड का कितना, 1 सेकंड का कितना रुपया लग रहा होगा, 6/150। आपको निकालना कितना का है, 200 सेकंड का, तो 200 से गुना कर लो। 50 से काटेंगे ये 3 बार में, 50 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, यानी 4 गुना 2 8 रुपए लगेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अब यहां पर क्या बोला, उस नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें जिसका प्रत्येक अंतकोण 168 डिग्री का है। अब ये क्वेश्चन आपका पॉलीगॉन से है। क्या बोला था, नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज इंटीरियर एंगल आर ईच 168 डिग्री। अब यहाँ पर हम सभी को पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण का अगर मैं आपसे योग पूछूं तो फॉर्मूला क्या होता है, n-2 पाई होता है। यानी n-2 पाई बोले पाई का वैल्यू मतलब 180 डिग्री। यही क्या होता है मेरा, सभी आंतरिक कोण का योग कितना होता है, इतने के बराबर होता है। आपको एक कोण दे रखा है, यानी एक आंतरिक कोण का वैल्यू दे रखा है 168 डिग्री, तो उतने ही भुजा से अगर मैं भाग दे दूं तो मेरा एक का एंगल निकल के आ जाएगा, और यही किसके बराबर है, 168 डिग्री के बराबर है। और आपको पता होगा बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो बस अब आप सॉल्व करो। यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो, किससे काटूं, 4 से काटता हूं। ठीक है, 4 से काटूंगा तो ये कितने बार में कटेगा, 4 चक्कर 16 और ये 45, 4 से काटूंगा तो ये 42 बार में कट जाएगा। अब आपको 3 से और काटना तो काट लो, 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45 और ये आपका 14 तिया 42, ये क्या हो जाएगा 14n यहाँ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 15n माइनस, और ये आपका 30 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, यानी एक साइड आपका मतलब कितने साइड हो जाएंगे, टोटल आपके 30 साइड हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, इसको ट्राई करो। क्या बोला, 2 साइकिल 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलना शुरू होता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ यात्रा करती है। 8 मिनट के अंतराल पर साइकिलों से मिलने के लिए घर के विपरीत दिशा से आने वाली एक महिला को कितनी गति किलोमीटर प्रति घंटा से चलना चाहिए। देखो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बड़ी अच्छे से बताया था। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा, समझो पहले क्वेश्चन। सिंपली क्या बोला कि 2 साइकिल 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलना शुरू होता है। मान लो कि ये मान लो होम है, ठीक है, ये मान लो घर है आपका, यहां से आपका एक साइकिल निकला, ठीक 10 मिनट बाद एक और साइकिल निकला, दोनों साइकिल का स्पीड सेम है, कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से। दूसरा साइड से कोई एक महिला आ रही है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है समझना, दोनों जो साइकिल निकला था 10 मिनट के अंतराल पर, आपसे पूछ रहा है कि अगर विपरीत दिशा से अगर कोई महिला आ रही है तो पहला साइकिल से लेकर दूसरा साइकिल के बीच में उसका अंतराल 8 मिनट का होना चाहिए। तो उसके लिए उसको कितना स्पीड से चलना होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। बात समझे, यानी उस महिला का स्पीड आपसे पूछना चाह रहा है, जिससे वो पहला साइकिल से जब वो मिलेगी, फिर दूसरा का साइकिल से जब वो मिलेगी, तो उसके बीच में केवल और केवल 8 मिनट का ही अंतराल होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट जब आपका सेम है तो आपका जैसा भी क्वेश्चन घुमा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको पता है कि सबसे पहले तो हम 2 साइकिल के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे कि डिस्टेंस है कितना, क्योंकि दोनों साइकिल 6 मिनट के किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो आपको पता है अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चल रहा है तो 10 मिनट में उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, क्योंकि अगर 60 मिनट में अगर वो 6 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। यानी दोनों बीच साइकिल के बीच में जो आपका अंतराल होगा
वो कितना का होगा, 1 किलोमीटर का ही होगा। यही मेरे को जरूरत भी था कि दोनों साइकिल के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर का है। अब वो जो महिला चल रही थी, तो पहला साइकिल से लेकर दूसरा साइकिल के बीच में आपका 8 मिनट का अंतराल लगना चाहिए। तो यानी डिस्टेंस मेरे पास है, तो अब मैं इसको हटाता हूँ। आपको पता है यहाँ पर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब आपको ये भी पता होगा रिलेटिव स्पीड आपको पता है, विपरीत दिशा में जब कोई भी दो स्पीड आ रहा है तो आपस में दोनों स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। क्योंकि दोनों साइकिल का स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। यानी साइकिल का स्पीड क्या होगा, 6 प्लस महिला का स्पीड कुछ भी होगा वही मेरे को निकालना है। यानी मैं मान लेता हूं एक्स आपका स्पीड है। डिस्टेंस डिस्टेंस बताओ, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां पर मैं इसको 1 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता हूं, ठीक है। और आपका समय कितना लग रहा है, 8 मिनट लग रहा है। ध्यान दीजिएगा सारा कुछ मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में हो रहा है, तो 8 मिनट है, तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, तो ये ऊपर मैं 60 डायरेक्ट लिख देता हूं। अब सॉल्व करो, यही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 8/7 है यार, मैं इसको अगर डायरेक्ट 4 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 चौके 60, और 2 से काटोगे तो ये 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 वहाँ चला जाएगा, तो क्या जाएगा 1.5 हो जाएगा। यानी उस महिला का स्पीड क्या है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसका मैं क्वेश्चन बता देता हूँ इंग्लिश में, इसका क्लियर नहीं था क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन में। क्या बोला क्वेश्चन में, 8% और 10% के लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य के बीच का नगद अंतर अगर 3 रुपए है, तो इसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। सिंपली आपको क्या बोला क्या कि कोई सामान है जिसका 8% और 10% के लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य के बीच का नगद अंतर 100 रुपए है। आपको पता है कि कोई भी सामान खुद में 100% अगर दाम अगर है, तो अगर 8% का लाभ अगर हो रहा है तो इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 108% होगा। 10% का लाभ तो कितना होगा, 110% होगा, 110% होगा विक्रय मूल्य। तो आपसे तो वही पूछा है कि तो इसके विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, और इनके बीच में जो नगद अंतर है वो 3 रुपए का अंतर है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को उसका जरूरत ही नहीं है। तो आपसे इन्हीं का एसपी पूछा है, तो एसपी पूछा है तो आप सॉल्व कर सकते हो सीधा सीधा। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यही तो रेशियो होगा ना, तो 54/55, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्लियर। आपसे यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता था कि 108% वाला का विक्रय मूल्य बताओ, तो आपको पता है यही तो इसके बीच में जो 2% है इसी का तो वैल्यू दे रखा है 3 के बराबर, तो आप निकाल सकते हो 100% का वैल्यू, या फिर 108% का वैल्यू, या फिर 110% का वैल्यू। क्लियर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसका वैल्यू बताना था सिंपली। तो ये 7.7 है और नीचे आपका डबल जीरो है, तो सॉल्व करोगे तो एक जीरो के बाद आप और जीरो लगाओगे, मतलब देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 7.7 तो था, ये नीचे क्या है 2 जीरो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 डिजिट के बाद और जीरो आपका एडजस्ट हो जाएगा इधर, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 0.077, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये इतना सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट आपसे परसेंटेज पूछा है, 38%, 38 के 15% का मान ज्ञात करो, या फिर आप 38% बताओ 15 का कितना होगा, दोनों बात घुमा करा के वही है। तो ये इसको अगर मैं इसको आधा करूं और इसको डबल करूं तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 19 तिया 57, यानी 5.7 हो जाएगा सीधा सीधा। चलो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, भूमिका को एक स्थान पर पैदल जाने और साइकिल से वापस आने, उसी स्थान पर आने में जहां से शुरुआत की थी, कुल 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। वह 12 घंटे 15 मिनट में दोनों और जा सकती है, तो दोनों और साइकिल से यात्रा करने में तय करने में उसका द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखो ऐसे क्वेश्चन, और आपको पता होगा अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते हो, ऐसे क्वेश्चन भी ग्रुप डी में भर भर के पूछे गए थे। ठीक है, कोई मंदिर जा रहा साइकिल से या फिर पैदल आ रहा वापस, तो इतना समय लग रहा है, तो दोनों समय अगर वो मंदिर साइकिल से जाएगा तो कितना समय लगेगा, वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के दे रखा है यहाँ पर भी। तो देखो भूमिका अगर वो पैदल जा रही है और साइकिल से वापस आ रही है, तो टोटल कितना समय लग रहा है 8 घंटा 20 मिनट, मगर जब वो दोनों साइड पैदल जाती है तो 12 घंटा 15 मिनट लगता है। समझना मेरी बात को, 12 घंटा 15 मिनट लगता है, तो जाहिर सी बात है पैदल गई और पैदल आई, तो दोनों जगह आपस बराबर बराबर समय लगा होगा। तो जब आप 12 घंटा 15 मिनट, समझना 12 घंटा 15 मिनट, जब आप इसका आधा करोगे यानी एक साइड से उसको कितना समय लगा होगा, तो 12 घंटा का आधा कितना हो जाएगा 6 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 6 घंटा प्लस
15 मिनट का आधा करोगे तो 7.5 मिनट हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? यानी 6 घंटा 7.5 मिनट लगा होगा आधा। अब आप समझो, यानी उसको पैदल जाने में 6 घंटा 7.5 मिनट लग रहा है, और आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखा था कि जब वो पैदल जाती है और साइकिल से वापस आती है तो उसको 8 घंटा 20 मिनट लगता है। तो आपसे साइकिल का डिस्टेंस पूछा था, तो मैं इसको हटाता हूं। यानी आपको पता चल गया उसका वॉकिंग का स्पीड, वॉकिंग में उसको टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटा प्लस 7.5 मिनट, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर टोटल उसको कितना लगा था, 8 घंटा प्लस 20 मिनट लगा था। तो इसमें से अगर मैं 6 घंटा 7.5 मिनट को अगर मैं माइनस कर दूं तो फिर मेरा बचेगा क्या, साइकिल से लिया गया मेरा समय बचेगा, फिर उसी का डबल कर देंगे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पर मैं 6 घंटा प्लस 7.5 मिनट को माइनस कर देता हूँ। देखो यहाँ पर घंटा और मिनट है, ये चीज आपको अच्छा से आना चाहिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैंने इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि कैसे कैसे कैरी लेना पड़ता है। यहाँ तो सिंपल कैलकुलेशन है, 20 मिनट से अगर 7.5 मिनट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12.5 मिनट हो जाएगा, और 8 घंटा से 6 घंटा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि वो भूमिका को साइकिल से जाने में 2 घंटा 12.5 मिनट का समय लग रहा है, तो दोनों साइड से उसका डबल समय लगेगा। यानी 4 घंटा प्लस 12.5 मिनट का डबल 25 मिनट। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 घंटा 25 मिनट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है? एक क्वेश्चन आपसे इसका एचसीएफ पूछा है, तो 2 नंबर का आपको एचसीएफ निकालना था। तो आपको मैं बता चुका हूं कि अगर किन्हीं भी 2 नंबर का अगर आपसे एचसीएफ निकालने बोला जाए तो क्या होगा, उन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ, ठीक है। अगर ये कोई 2 नंबर का अगर आपको महत्तम संप्रवर्तक निकालना है तो उन दोनों नंबर का आप डिफरेंस निकाल लो, या तो उसका एचसीएफ डिफरेंस होगा या फिर उसके कोई फैक्टर आपका एचसीएफ होगा। मतलब कि अगर ये 2 नंबर अगर 2616 है तो 2289, इनके बीच में अंतर कितना का है, तो 16 में से 9 जाएगा ये 7, 10 से 8 जाएगा 2, और 5 से 2 जाएगा 3। यानी इसका एचसीएफ या तो 327 होगा या फिर 327 का कोई फैक्टर होगा। यानी इसका कोई गुणनखंड इसका एचसीएफ होगा या फिर 327 होगा। ये मैंने आपको एचसीएफ में बताया था अच्छे तरीके से। तो यहां पर अगर आप देखोगे ऑप्शन को अगर आप एलिमिनेट करोगे तो ये और ये तो कभी इसका आंसर होगा ही नहीं। अब आप यहाँ पर देखोगे 327 ये 2616 को भी भाग देता है और 2289 को भी भाग देता है। यानी सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा, 327 ही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था, यहां पर आपको 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्त बेलन का आयतन ज्ञात करें। यानी आपको वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम सभी को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 यूज करने बोला है। रेडियस कितना दे रखा है, 2.5 बोले तो 5/2 मैं लिख सकता हूँ, 5/2। और हाइट आपको 2 दे रखा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कट रहा तो काट दो, ना कट रहा तो छोड़ दो। 2 से कट रहा और 11 बार में कट जा रहा, तो 11 गुना 25, तो 11 गुना 25 कितना हो जाएगा बताओ, 11 गुना 25 तो कितना हो जाएगा, 275/7। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सिंपली क्या बोला, 2:3:6:7 के अनुपात में 162 रुपए का विभाजित करे, संबंधित अनुपात का रुपए निम्न में से किसके अनुपात होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको इस अनुपात में आपको ये रुपए को डिवाइड करना है। तो इस अनुपात में अगर आपको डिवाइड करना है, यानी 2, 3, 6, 7 ये अनुपात है, तो 2:3:6:7, टोटल कितना रेशियो हो गया, 6, 3, 9, 9, 2, 11 और 11, 7, 18। यानी 18 रेशियो किसके बराबर है, 162 के बराबर है। यानी एक रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। यानी देख लो जो भी आपका 9 का मल्टीपल में होगा वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन देखोगे तो 9 गुना 2 18, यानी पहला 18 रुपये होना चाहिए, फिर 9 3 27 होना चाहिए, यानी ये तो होगा नहीं, फिर 9 6 54 होना चाहिए, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं। यानी करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहां पर आपको क्या बोला गया है कि क्या लिखा हुआ, आयशा, ठीक है, श्रीमती आयशा ने 5% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज पर 1000 रुपए का ऋण लिया, तो 4 वर्ष के बाद यह कर्ज चुकाने के लिए कितनी राशि रुपए भुगतान करेगी। सिंपल सा साधारण ब्याज है, 5% का रेट से 4 साल के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 गुना 4, यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 20%। तो यही 20% क्या होगा, उस पूरे प्रिंसिपल का ब्याज होगा। तो टोटल राशि पूछ रहा, यानी 100% तो पहले खुद प्रिंसिपल होगा, साथ में 20% ब्याज होगा, यानी 120% का वैल्यू आपसे पूछा है।
तो 1000 का 120% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1200, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यदि 12 पुरुष की औसत लंबाई 1.70 मीटर है और 8 महिलाओं की औसत लंबाई 1.60 मीटर है, तो मीटर में 8 महिलाओं की कुल लंबाई ज्ञात करें। अच्छा, क्या बोला, 8 महिलाओं की कुल लंबाई ज्ञात करने बोला है। अच्छा, ये क्वेश्चन का तो 12 पुरुष का अगर औसत लंबाई अगर आपको दे रखा है और 8 महिलाओं का औसत लंबाई अगर दे रखा है, तो मीटर में 8 महिलाओं की कुल लंबाई ज्ञात करें। तो ये तो क्वेश्चन तो कहने का कुछ मतलब ही नहीं हुआ। यहाँ पर 12 पुरुष का अगर 1.7 मीटर दे रखा है और 8 वुमेन का 1.6 मीटर दे रखा है, तो आपसे पूछा है टोटल हाइट ऑफ 8 वुमेन। तो 8 वुमेन का क्या करना, 1.6 से मल्टीप्लाई कर देना है सीधा सीधा, यानी कितना हो जाएगा 16 गुना 8 128, यानी 12.8 मीटर। ये तो आंसर सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये तो कुछ करना ही नहीं था, हमको लगा टोटल, अगर टोटल का एवरेज पूछता तो आप दोनों का गुना करके और फिर उतना 12 और 8 20 से भाग दे देते। तो फिलहाल जो भी पूछा गया था तो आंसर क्या हो जाएगा 12.8 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल सा, श्रीमती किरण 40 रुपए में एक खिलौना खरीदती है और 45 रुपए में बेच देती है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो 40 का सामान अगर 45 से बेचा जा रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। तो कुछ भी हम लोग प्रॉफिट या लॉस काउंट किस पे करते हैं, क्राइम मूल पर करते हैं, यानी 5/40, 5/40 बोले तो 1/8, यानी 8 का सामान में 1 का लाभ हो रहा है। तो मैं मतलब कह सकता हूँ 1 का लाभ यानी परसेंटेज में बताना है तो कितना हो जाएगा 12.5%, और 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू भी हम लोग जानते हैं 12.5% होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले नंबर क्या दे रखा है 0.0654। यहाँ पर देखो कितने नंबर के ऊपर बार है, ये 2 नंबर के ऊपर बार है, इसका मतलब ये 2 नंबर आपका रिपीटिंग हो रहा है, यानी ये नंबर इस तरीके से होगा 54 54 54, इस तरीके से ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब देखो इस नंबर को आपको फ्रैक्शन के टर्म में लिखना है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। तो इसका तरीका मैंने बहुत अच्छे तरीके से बार बार आपको कई बार बताया हूं कि अंश और हर के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में हम लोग कैसे करते हैं, तो जितने भी नंबर के ऊपर बार लगा रहता है तो उतना हम लोग 9 लिखते हैं, यानी 2 ठो नंबर के ऊपर बार लगा है तो 2 ठो 9 लिखेंगे, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उतना हम लोग 0 बैठा देंगे, यानी 2 नंबर के ऊपर में बार नहीं है तो 2 ठो 0, और 2 ठो नंबर के ऊपर बार है तो 2 ठो आपका 9 हो जाएगा। पहला स्टेप ये कंप्लीट, और दूसरा स्टेप आपका क्या हो जाएगा न्यूमरेटर। अब अंश में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये नंबर कितना है 0654, यानी 0654, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, जो नंबर के ऊपर बार नहीं होगा। तो कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 06 के ऊपर बार नहीं है, तो इस नंबर को इसमें से माइनस कर देंगे। तो 654 में जब आप 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 648 बचेगा। बस ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर देखो ऑप्शन ये मिल नहीं रहा तो इसको सॉल्व करके देखो। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो कितना से काट दूं, 9 से कट रहा है क्या, हाँ 9 से कट जाएगा। 9 से काटूंगा तो ये 9 7 63 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो ये 11 0 0 हो जाएगा। फिर और किससे काट दूं मैं इसे, 4 से कट जाएगा तो 18 चौके 72 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 25, यानी 100 को 4 से काटेंगे 100 को तो 25 हो जाएगा, और 25 गुना 11 कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा, यानी 18/275 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है, तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था, श्री अश्वनी ने 15% की हानि पर 510 रुपए में एक बस को बेचा, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए बस को किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता है कुछ भी चीज खुद में 100% होता है क्रय मूल्य, अगर 15% का हानि में बेचा जा रहा है इसका मतलब 85% में बेचा जा रहा है। 15% का लाभ चाहिए यानी 115% का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो अब यही चीज आपको दे रखा किसके बराबर, 510 के बराबर, यानी 85% का वैल्यू आपको 510 रुपए के बराबर है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना के बराबर। आपसे पूछा 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी 115% का वैल्यू आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तो बस 115% का वैल्यू निकाल लो। 5 से काटेंगे तो 17 5 85 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 23 हो जाएगा, 17 से काट देंगे 17 3 51 यानी 30 हो जाएगा, यानी 23 गुना 30 कितना हो जाएगा 690, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कोई गोला का आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो पहले गोला का वॉल्यूम होता है क्या, 4/3 पाई r क्यूब होता है।
सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर आप सॉल्व कर लो तो 4 का 4 हो जाएगा, पाई का वैल्यू बोला 22/7 यूज करने के लिए। त्रिज्या कितना दे रखा 1.5, 1.5 बोले तो मैं 3/2 लिख सकता हूँ, तो 3/2, 3/2, तो 2 2 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 22 कितना होगा 198, 198/7, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। ऐसा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किसी से भी ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके पेपर में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 35 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये मत सोचना कि 35 के 35 क्वेश्चन आपका मॉडरेट से डिफिकल्ट होंगे। 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको भी पता होना चाहिए 20 से 25 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही होंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको दिख भी रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन को छोटा मत समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला अपूर्वा ने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय की, तो 19 मिनट का कुल समय लिया, तो किलोमीटर में यात्रा की कुल दूरी का ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कई तरीके से आप बना सकते हो। यहां पर अगर बात करें, आप सिंपली समझ पा रहे हो कि कोई अपूर्वा है, वो इक्वल डिस्टेंस, 3 इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से तय किया गया है। पहला 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और तीसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। टोटल समय लगा है 19 मिनट का। आपसे पूछा है सीधा सीधा कि टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है। अब मेरी बात को आप समझना, यहाँ पर बनाने से पहले आप समझो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि देखो टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है ना जहां पर आपको चीजें ज्यादा समझना होता है और पेन कम चलाना होता है। यहां पर अगर मैं समझ पा रहा हूं कि अगर 3 इक्वल डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल किया गया और आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा गया है, तो यहां पर मैं ऑप्शन का हेल्प नहीं ले सकता हूं। सीधा सीधा मतलब है कि अगर जो भी ऑप्शन मेरा अगर 3 के मल्टीपल में होगा, कहीं ना कहीं वही आपका आंसर होगा। और आपको तो पता होना चाहिए रेलवे में इतना टिपिकल आपका ऑप्शन फिट नहीं किया जाता है जो आप बिना ऑप्शन से कर ही ना पाओ। बात समझने का ये है सीधा सीधा कि आप ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, रेलवे उतना हार्ड नहीं देता है आपको। बात को समझो। तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं कि अगर 3 का मल्टीपल में, क्योंकि 3 ठो अलग अलग स्पीड है, तो कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस होगा 3 ठो अलग अलग डिस्टेंस को जोड़ के आपका बनाया गया होगा। इसका मतलब जो भी ऑप्शन 3 का मल्टीपल में होगा, कहीं ना कहीं वो मेरा आंसर हो सकता है। हो सकता है, ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि कंफर्म ही होगा, बट आपको मैंने बताया ना रेलवे में उतना टिपिकल नहीं दिया जाता है। तो अगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये आपका 3 है, तो ये 3 का मल्टीपल है, यानी 3 डिस्टेंस 1 किलोमीटर का हो सकता है। अब इसको देखोगे तो ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। 2/3 ये भी पॉसिबल नहीं है और 4/3 ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन जो होगा, जो आंसर होगा, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है मुझे। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, बट करना नहीं है, आप चीजें आपके हाथ पर है। आपके पास समय है तो कर लो, नहीं है तो बढ़ सकते हो आगे। ये प्रैक्टिस पर जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा इसका आंसर 3 के सिवा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है अगर टोटल टाइम अगर 19 मिनट दे रखा है तो टाइम इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड बोले तो स्पीड आपका डिस्टेंस क्या है 1, तो 1/10, 1/20 और 1/6। आप सॉल्व करके देख लो, 20 10 6 कैल्सियम कितना हो जाएगा 60। 60 बोले तो 6 3 और 10, तो 10 6 16, 16 3 19, यानी 19/60 घंटा, यानी मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे तो 19 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, यानी इसका आंसर क्या होगा 3 ही होगा। बात समझे, ये एक तरीका हुआ चीजों को समझने का। इतना करना नहीं है कुछ भी, बस आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क अगर आप थोड़ा सोचोगे तो ये कर सकते हो। बात समझे। वरना बेसिक की बात करोगे तो आपको पता है डिस्टेंस, आप कुछ भी मान लो x का डिस्टेंस है, तो x डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है पहले 10 का स्पीड से, फिर x डिस्टेंस सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 20 का स्पीड से, फिर सेम डिस्टेंस कर रहा है वो 6 का स्पीड से। यहाँ पर तीनों इक्वल डिस्टेंस था, इसलिए हमको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा। अगर अलग अलग डिस्टेंस होता तो फिर हमको ऐसे ही करते हम लोग भी। बात को समझे। तो टोटल समय कितना लग रहा है 19 मिनट, तो 19 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से ही कर लो, सॉल्व कर लो, आपका वही घुमा फिरा के एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये 1 का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 3 है तो 3 किलोमीटर। क्लियर, समझ गए जो मैं आपको समझाना चाहता था कि पूरा बनाने का जरूरत नहीं, चीजों को समझो और बनाओ। चलो एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, एक दुकानदार वजन में छेड़छाड़ का प्रयोग करके फल खरीदते और बेचते समय 21% का धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत में ज्ञात करें। अब देखो ये क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कई सारे लोगों को पता भी होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा विवाद वाला क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। रेलवे इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा रेलवे उसको मानता ही नहीं है। अभी आपको पता होगा एनटीपीसी CBT 1 में, मुझे पूरा एग्जैक्ट याद है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। वहां पर 10% का कोई दुकानदार है, खरीदते और बेचते समय 10% का वो घोटाला करता है, तो टोटल उसका कितना लाभ होगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
और प्रीवियस ईयर में भी आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रीवियस पेपर में भी 10% का घोटाला पर क्वेश्चन आपका बन चुका है, जिसका आंसर रेलवे आपका 21% मानता है। यानी सक्सेसिव वाला आंसर ही आपका रेलवे मानता है। अगर इस वाले क्वेश्चन में भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी दुकानदार है वो खरीदते और बेचते समय 21% का धोखाधड़ी कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो रेलवे आपका सक्सेसिव का ही वो आपका परसेंट आंसर मानेगा। यानी पहले वो खरीदते समय भी 21% का लाभ और बेचते समय भी 21% का लाभ, यानी टोटल लाभ कितना हो जाएगा 21 गुना 21/100, यानी सक्सेसिव डायरेक्ट मैंने लगा दिया तो कितना हो जाएगा 21 42 और प्लस 4.41, यानी 46.41% का टोटल लाभ होगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और यही रेलवे मानता भी है। मगर एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करोगे तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता होगा यहाँ पर जो मेरा लाभ हो रहा है ना वो वजन के ऊपर लाभ हो रहा है। यानी आप वजन में घोटाला कर रहे हो तब जाके आपको लाभ हो रहा है, यहां पर वजन के तौर पर आपको लाभ हो रहा है। यानी अगर मैं सिंपली, आप समझते होंगे कि अगर वजन के तौर पर इसको अगर लाभ हो रहा है, यानी अगर 10% वाला, अगर आप, मैं इसको एक नॉर्मल डाटा ले लेता हूं, 10% का अगर लाभ है, 10% का बेचते और खरीदते समय अगर उसको लाभ ले रहा है, तो यहां पर समझो सिंपली आप कोई सा भी, आप मान लो कोई वजन में उसको 100 ग्राम चाहिए था, मगर वो खरीदते समय 100 ग्राम 10% का मुनाफा पा लिया, मतलब वो 100 ग्राम लेने का जगह 110 ग्राम ले लिया। अब बेचते समय फिर 10% का और वो चिपका दिया, वो दुकान मतलब जो भी कंज्यूमर रहा होगा उपभोक्ता को 10% का और समझा दिया, यानी वो दिया कितना 90 का दिया। तो ये जो 20 का जो लाभ लिया है वो कितने आउट ऑफ 90 में, यही इसका रियल आंसर होता है। बट रेलवे 21% मानता है डायरेक्ट सक्सेसिव लगा के। तो यहां पर भी अगर बात करें तो इसका जो रियल आंसर की अगर बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा 21 और 21 यानी 42 बटा कितना हो जाएगा 79, ठीक है। यही इसका रियल आंसर होगा, क्योंकि खरीदते समय अगर वो बात करें तो वो कितना लेके आ जाएगा 121 ग्राम। अब और किसी को वो जब देगा तो कितना दे देगा, वो 79 ही ग्राम देगा। बात समझे? तो यहां से 42 का जो वो लाभ कमाएगा आउट ऑफ 79 में, यही इसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। बात समझ गए? तो फिलहाल ये चीज आप समझ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि रेलवे इसको मानता नहीं, तो अब भी इसको मत मानो। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सक्सेसिव लगा देना डायरेक्ट यहां पर भी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपको सिंप्लीफाई करना था, जल्दी से सॉल्व कर लो यहाँ पास। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको भाग देना है, बोर्ड मास ध्यान देना, पहले डिवाइड करना है, पहले इसको माइनस मत कर देना। पहले डिवाइड करोगे तो कितने बार में कटेगा, यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये 12 से ही गुना हो रहा, ठीक है। 9 2 18, ठीक है। तो ये 12 से जब गुना होगा तो 12 से भाग हो जाएगा, तो 12 माइनस 10 यानी 2 इसका पॉजिटिव में आंसर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, अब यहाँ पर क्या बोला, श्री अखिल ने एफडी में 13,500 रुपए का निवेश किया, परिपक्वता पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी यदि उन्होंने इसे 6 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया है और ब्याज तिमाही संयोजित होता है। अब इसको देखो, अब ये भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि कोई अखिल है जो एफडी करा रहा 13,500 रुपए का और चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% का रेट से 6 महीनों के लिए आपका एफडी करा रहा। अब यहां पर क्या बोलते हैं, जो ब्याज का गणना होगा वो तिमाही के तौर पर होना चाहिए, यानी कंपाउंडेड क्वार्टरली आपको काउंट करना है। अब यहां पर सिंपली हम लोग समझते हैं, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली काउंट करना है तो रेट पहले क्या था 20% का था, तो अगर क्वार्टरली काउंट करना है तो रेट को हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, यानी जो नया रेट बन के आएगा, यानी जो न्यू रेट बन के आएगा वो कितना बन के आएगा 5% का। और समय में क्या करते हैं 4 से गुना कर देते हैं, यानी जो मेरा समय था पहले 6 महीना, तो 6 महीना को अगर साल में बदलेंगे तो आधा साल, यानी 1/2, यानी जो नया टाइम आएगा वो कितना मेरा निकल के आएगा 1/2 इंटू 4, यानी 2 साल बन के आएगा। यानी आप सीधा सीधा आप 2 साल के लिए 5% का रेट से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो, वही मेरा होगा उसका पूरा ब्याज। समझ गए? तो 5% से 2 साल के लिए अगर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 10.25%, यानी 10.25% ही मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और 100% तो खुद वो आपका प्रिंसिपल रहेगा। तो टोटल कितना मिलेगा 110.25%, वही मेरा पूरा अमाउंट निकलेगा। तो मैं इसको हटाता हूँ, तो सबसे पहले 100% कितना हो जाएगा 13,500 रुपये हो जाएगा, और फिर कितना 10.25%, 10% कितना हो जाएगा फिर से 1350 हो जाएगा, और 0.25% अगर आप निकालोगे तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 135 गुना 0.25%, तो 25 से गुना 25 से करोगे तो कितना हो जाएगा
पचे पचे 25, 125, 12, 87, कितना हो जाएगा 25 और 25, 12, 87 का ये 7 हो जाएगा और 8, 25 और 8, 33, यानी पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 3 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो पॉइंट के बाद 7 5 होना चाहिए, जो कि किसी में नहीं है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका एचसीएफ दे रखा है, आपसे उसका एलसीएम पूछा गया। अब दो संख्या का अगर रेशियो दे रखा है यानी 3x और ये 8x दे रखा है, तो इसका एचसीएफ दे रखा है, यानी यही x का वैल्यू आपको इनडायरेक्टली दे रखा है 7 के बराबर, क्योंकि यही मेरा क्या होगा एचसीएफ होगा, यही इसी का मल्टीपल में आपका होगा। तो यानी ये नंबर क्या हो गया 21 हो गया और ये नंबर हो गया मेरा कितना 8 7 56। तो आपसे एलसीएम पूछा है तो दोनों का एलसीएम निकाल लो, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 168, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आ गया मेरा डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, और आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी एग्जाम में आपके सीबीडी 2 में 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका टेबल डीआई आपसे पूछा गया है, ठीक है, मतलब डीआई पूछा गया, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो चलो देखो पहले आप लोग, तो पहले आप लोग इसको समझते हैं हम लोग पहले, ठीक है, ये आपका इंग्लिश में हो गया, मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ। क्या दिया निर्देश में, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। ठीक है, पहले समझते हैं। वर्ष 2008 से 2009 में कुछ महीनों में म्यूचुअल फंड का कंपनी की विभिन्न योजनाओं का सब्सक्रिप्शन राशि दर्शाई गई है। जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दे रखा, ये अलग अलग महीना हो गया, सितंबर 8, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी। ठीक है, ये अलग अलग स्कीम है या प्लान आप समझ सकते हो, अलग अलग स्कीम है म्यूचुअल फंड का ABCDE, और ये टोटल है, यानी सितंबर 2008 में स्कीम ए में टोटल इतना राशि लगा हुआ था। ठीक है, स्कीम बी में 70 राशि आपका लगा हुआ था। अब ये लाख में हो करोड़ में, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, बात समझ गए। यानी यही आपका 2008-9 में कुछ महीनों का म्यूचुअल फंड कंपनी का विभिन्न योजनाओं का सब्सक्रिप्शन राशि दिया गया है। समझ गए आप सभी लोग, ये अलग अलग स्कीम का अलग अलग महीनों में आपका राशि दर्शा दिया गया। तो ये सिंपल आपका डीआई है। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैंने उसको हटा दिया, अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, दिसंबर और जनवरी के बीच योजना 1 के सब्सक्रिप्शन में कितना का अंतर है। तो दिसंबर और जनवरी के बीच योजना ए के बारे बोल रहा है, यानी स्कीम ए के बारे बोल रहा है। तो ये रहा स्कीम ए के कौन कौन सा मंथ है, दिसंबर और जनवरी। तो ये हो गया दिसंबर, और जनवरी कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये देखो दिसंबर और जनवरी बोल रहा है ना, दिसंबर और जनवरी, ये देखो दिसंबर आपको दिख रहा होगा और ये आपको जनवरी भी दिख रहा होगा। ठीक है, और स्कीम ए की बात कर रहा था, तो कितना का अंतर दिख रहा है 160 और ये 80, यानी मैं कह सकता हूं आपको कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 80 का ही डिफरेंस दिख रहा है, यानी 80 करोड़, यही डिफरेंस है आपका। ठीक है, दिसंबर और जनवरी का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, बोला निम्नलिखित में किस महीने में योजना बी और सी का कुल सब्सक्रिप्शन फरवरी 2019 में योजना बी के सब्सक्रिप्शन के बराबर था। अब बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में किस महीना में योजना बी और सी का कुल सब्सक्रिप्शन फरवरी 2019 में, यानी सबसे पहले तो आपको बोला है किस महीना में ना, तो किस महीना, पहले आपको देखो पहले तो हमको बी और सी का कुल सब्सक्रिप्शन फरवरी 2009 में योजना बी के सब्सक्रिप्शन का बराबर था। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि फरवरी 2009 में योजना बी का सब्सक्रिप्शन है कितना। तो मैं अगर देख पा रहा हूं कि फरवरी 2009 यानी ये वाला देखो फरवरी, और योजना बी की बात कर रहा है, यानी ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। आपसे यही पूछा है कि निम्नलिखित में किस महीना में योजना बी और सी का कुल सब्सक्रिप्शन फरवरी 2009 में योजना बी के बराबर था। तो फरवरी 2009 में अगर स्कीम बी की बात करेंगे म्यूचुअल फंड में, तो कितना 150 है। अब आप देखो अगर योजना बी और सी का, तो बी और सी का अगर मैं बात करूं तो कौन सा महीना में दोनों के बराबर होगा, 150 के बराबर होगा। तो बी और सी अगर मैं देखूं, ये सितंबर में अगर मैं देख रहा हूं, तो सितंबर में अगर आप देखोगे बी और सी मिला के कितना हो रहा है, 70 और 30 100 हो रहा है, जो कि बराबर नहीं है, यानी ये ऑप्शन होगा नहीं। अक्टूबर का अगर बात करोगे तो 130 और 70 हो रहा, यानी 200 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर जनवरी है, जनवरी में देखो 90 और 70 कितना हो जाएगा, 160, यानी ये भी नहीं होगा। दिसंबर में अगर आप देखोगे तो 110 और 40,
ये बराबर हो जाएगा 150 के बराबर, यानी यही आपका बराबर है 2008 में। समझे? यानी निम्नलिखित में 2008 का दिसंबर बी और सी का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो फरवरी 2009 के योजना बी के सब्सक्रिप्शन के बराबर है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी को? एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के सामने है। यहाँ पर क्या बोला, निम्न में से किस प्रकार की योजना वर्ष दर वर्ष निरंतर कमी आई थी? तो कौन सा में आपको, मतलब आपका कौन सा स्कीम में आपको कंटिन्यूस डिक्रीज हुआ है ओवर द ईयर, आपको वो बताना है। तो जो ऑप्शन दे रखा है उसी का चेक कर लेते हैं। अगर डी स्कीम की बात करोगे तो देखो 290, 150, 125 कम हो रहा है, 115, 100 और 40, ये तो यही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो कंटिन्यूस डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। और किसी में देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं। आप देखो ए में देखोगे तो 200 के बाद 120 हुआ, 120 के बाद 45 हुआ, फिर 45 के बाद 160 हो गया। समझे? ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? तो इसी के साथ मेरा ये पूरा कंप्लीट सेट आपका यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस वक्त आप लोगों का सपोर्ट का केवल जरूरत है, ताकि मैं आगे आने वाले समय में अच्छा से अच्छा चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है? तो सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है? बात बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन करो। अब मैं वहाँ पे एक्टिव रहूँगा। ठीक है? तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए फिलहाल यहाँ पर से वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और मिलते हैं फ्रेंड किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।